आज फिर शहर की मंडी में घंटों खड़ा रहा, पर किसी ठेकेदार ने काम नहीं दिया। पिताजी, मंडी का मुंशी कह रहा था कि जब तक ये सूखा और भयंकर गर्मी है तब तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद ही रहेगा। कुएं का पानी पाताल में चला गया है, खेतों की मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो चुकी है। 5 जवान बेटे हैं मेरे, पर इस तपती दोपहरी में सब खाली हाथ बैठे हैं। ये गरीबी हमारा पीछा कब छोड़ेगी? माँ जी, रसोई के डिब्बे में केवल 1 मुट्ठी बाजरा बचा है। आज रात को तो हो जाएगा, कल क्या करेंगे? अगर कल भी काम नहीं मिला तो हमें पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ेगी। स्वाभिमान गिरवी रखकर मांगी हुई रोटी गले से नीचे नहीं उतरेगी बेटा। लेकिन हम भूखे सो भी तो नहीं सकते ना। ऊपर से आसमान का रंग देखो, जेठ के इस तपते महीने में भी अचानक काले बादल छा रहे हैं, तूफान आने वाला है। हमारे घर की कच्ची मिट्टी की दीवारें पहले ही धंस रही हैं। एक भी तेज आंधी आई तो ये छत टिक नहीं पाएगी। अब सब हिम्मत मत हारिए, जब तक हम सब एक साथ हैं भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। माँ, वो विकास भैया और मेरे रिश्ते की बात जो पिछले हफ्ते आई थी, उसका क्या हुआ? दोनों लड़कियां बहुत अच्छी है बेटा, पर इस भयंकर तंगी में 2 बहुओं का ब्याह कैसे रचाऊं? ब्याह तो होगा मानवी, सादगी से करेंगे, पर बहुओं को घर लाएंगे। शायद नई बहुओं के आने से हमारे घर की विपदा दूर हो जाए। और कुछ दिनों बाद विकास और विशाल की शादी मंदिर में बड़ी ही सादगी से माला और माया से हो जाती है। लाल घूंघट डाले नई बहुएं घर में प्रवेश करती हैं। आओ मेरी बच्चियों, आज से मेरी 5 उंगलियां पूरी हो गई। भगवान तुम्हें सुखी रखे। आओ बहनों, अंदर चलो। हमारा घर छोटा जरूर है, पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, और अब तो रसोई में मेरे साथ हाथ बटाने के लिए 2 और सहेलियां मिल गई है। राधा, आते ही तुमने काम की बातें शुरू कर दी, उन्हें थोड़ा आराम तो करने दो। इधर विकास अपने भाई से कहता है, भैया देखा, हमारी पत्नियां आते ही घर में कितनी खुशियां ले आई। देख रहा हूँ छोटे, पर अब हमारी जिम्मेदारी भी 2 गुनी हो गई है, हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात के अंधेरे में एक छोटे से दिए की लौ जल रही है। माला और माया कोने में बैठी है और जर्जर छत से सूखी मिट्टी गिर रही है। वे आपस में फुसफुसा रही हैं। माया, तुमने देखा, आज शाम को पिताजी ने सिर्फ पानी पीकर रात काट ली ताकि हम सबको पूरा खाना मिल सके। हाँ दीदी, मुझसे देखा नहीं जा रहा। सिर्फ घर के मर्दों की मजदूरी से इतने बड़े परिवार का पेट नहीं भर सकता, हमें कुछ करना होगा। हमारे यहाँ बहुत सारी गाय थी और गोबर के कंडों से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। और मैंने कृषि की पढ़ाई की है, मुझे पता है कम जगह और कम पानी में भी बेहतरीन सब्जियां कैसे उगाई जाती है। अगर हम दोनों मिलकर कुछ नया शुरू करें तो अपने पतियों की मजदूरी पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। बिल्कुल, कल सुबह ही हम सबसे इस बारे में बात करते हैं। तभी तारा वहां आकर उन दोनों की बात सुन लेती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और मैं इस नेक काम में तुम्हारे साथ हूँ। वे लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेज आंधी चलने लगती है। बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की भयानक आवाज आती है। मिट्टी का पुराना मकान चरमराने लगता है। सब लोग बाहर भागो, जल्दी करो, मकान गिर जाएगा। माँ, मेरा हाथ थामना। विजय, विशाल, सब बाहर निकलो। माला, माया, राधा, कोई अंदर रुकना मत, बाहर मैदान की तरफ भागो। जैसे ही पूरा परिवार दौड़कर बाहर खुले मैदान में पहुंचता है, एक जोरदार आवाज के साथ उनका कच्चा मिट्टी का घर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। हे भगवान, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब इस तूफान में हम कहाँ जाएंगे? सिर छुपाने की जगह भी नहीं बची। हमारी किस्मत ही खराब है, भगवान ने हमें बेघर कर दिया। अब इस काली रात में हमारा सहारा कौन बनेगा? तभी अचानक तारा को कुछ याद आता है और वो सभी लोगों से कहती है, रोइए मत माँ जी, मुझे कुछ याद आया। कुछ समय पहले जब मैं जंगल से लकड़ियां लाते समय रास्ता भटकी थी ना, तब एक बड़ी झील के पास पहुंची थी। वहां बहुत ठंडी हवा चल रही थी और पास ही एक साफ पानी का छोटा झरना भी था। जैसे ही सूरज निकलेगा, धूप हमारे ऊपर नाचने लगेगी। इस खुले आसमान के नीचे रहने से अच्छा है कि हम वहीं चले जाएं। कम से कम हमें वहां गर्मी से राहत तो मिलेगी। सभी लोग तारा के साथ उस झील की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो झील के पास पहुंच जाते हैं। सभी देखते हैं कि वहां चारों तरफ ऊंचे घने पेड़ हैं और सामने एक विशाल साफ पानी की झील है। झरने का पानी कल कल कर बह रहा है। सब झरने में हाथ मुंह धोते हैं।
और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर मानवी कहती है, इस भयानक तूफान और गर्मी के बाद यहाँ पहुंचकर कितनी शांति लग रही है। माँ जी, इस झरने का पानी तो अमृत जैसा मीठा है। सारी थकान और डर दूर हो गया। हाँ, रात तो किसी तरह कट गई, पर आगे का क्या सोचा है? हम कब तक यहाँ खुले में रहेंगे? हम भाई आज ही पास के कस्बे में जाते हैं, कोई ना कोई मजदूरी तो मिल ही जाएगी। हाँ भैया, बिना देर किए हमें निकलना चाहिए, पेट के लिए कुछ तो कमाना ही होगा। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अभी फिलहाल रहने और खाने का क्या होगा? आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, रहने और खाने का इंतजाम हम पांचों बहुएं खुद संभाल लेंगी। हाँ, हम इस सुंदर जगह को अपनी कर्म भूमि बनाएंगे, आप बस भरोसा रखिए। मेरी बहुओं के हौसले को देखकर मेरा आधा दुख तो वैसे ही दूर हो गया। पुरुष काम की तलाश में कस्बे की ओर जा चुके थे। पांचों बहुएं बांस की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती है। उधर देखो, वो रहे बांस के जंगल। चलो, हम इन बांसों को काटकर इकट्ठा करते हैं और फिर झील के किनारे ले जाएंगे। पांचों बहुएं मिलकर कुल्हाड़ी और बड़े बड़े चाकुओं की सहायता से बड़े बड़े बांस के डंडे काटती है, फिर उनकी गठरी बनाती है और उन्हें अपने सर पर रखकर झील की तरफ निकल पड़ती है। झील के किनारे पहुंचकर वे सभी बांसों को रख देती है। तब तारा कहती है, चलो अब हम एक गड्ढा बनाकर इन बांसों को गाड़ देते हैं और इसमें से एक कुटिया बनाएंगे। सभी बहुएं बांस के डंडों को जमीन में गाड़ने में लग जाती है। वो चारों तरफ बांस काटती है। उसके बाद आसपास कुछ लकड़ियों को तार की सहायता से एक दूसरे से बांध देती है और फिर ऊपर कुछ बांस के डंडे बांधकर उन पर आसपास से घास और पेड़ों के पत्ते लाकर डाल देती है। इस तरह उनकी कुटिया बनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह बहुओं, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो इतनी अच्छी कुटिया बनाकर तैयार कर दी। अब तुम सभी को धूप में खाना नहीं बनाना पड़ेगा और हम भी इस कुटीर में आराम कर सकेंगे। हाँ माँ जी, अब भगवान ने चाहा तो इस झील के किनारे रहकर धीरे धीरे हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। वैसे अभी हमें अंदर चूल्हा भी तो बनाना है। चलो बहनों, हम सब मिलकर अंदर मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। उसके बाद पांचों बहुएं बाहर से मिट्टी इकट्ठा करती है और कुटिया के अंदर एक किनारे मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। उस चूल्हे को देखकर मानवी कहती है, अरे वाह, तुम्हारा तो चूल्हा भी तैयार हो गया। अब आराम से तुम इस चूल्हे पर खाना बना सकती हो। नहीं नहीं माँ जी, इस चूल्हे को सूखने में 1-2 दिन तो लगेंगे। तब तक हम ईंट जोड़कर झील के किनारे ही खाना बना लेते हैं। अब बहुएं झील के किनारे ईंट जोड़कर खाना बना लेती हैं और थोड़ी देर बाद पांचों भाई और ससुर मजदूरी करके लौट आते हैं। फिर सभी झील के किनारे बैठकर खाना खाते हैं और झोपड़ी में सो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज बहुएं अपनी झोपड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाते हुए आपस में बातें करती हैं। हमें तो लग रहा था कि हमारी बांस और घास फूस से बनी ये रसोई ठंडी होगी, लेकिन चूल्हा जलाते ही यहाँ गर्मी होने लगी। सचमुच राधा दीदी, पत्तों की छत होने के बावजूद बाहर की गर्म हवा अंदर लू बनकर आ रही है। इस तपन में हम खाना कैसे पकाएंगे? बेटियों, बाहर लू चल रही है और अंदर इतनी भयंकर घुटन है, तुम लोग तो बीमार हो जाओगी। माँ जी ठीक कह रही हैं, हमें अपनी रसोई को ठंडा करने के लिए कुछ और भी सोचना होगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मेरे पिताजी बाजार से कुछ चीजें लाते थे तो उन्हें ताजा रखने के लिए बाजार से पुराने टाट के बोरे लाकर उन्हें हमेशा गीला रखते थे। मैं समझ गई माला दीदी, अगर हम कस्बे से पुराने टाट खरीद कर लाए, उन्हें इस झील के ठंडे पानी में डुबो कर गीला करें और दीवारों पर टांग दे तो? और दीदी, हम मटकी खरीद कर उसमें पानी भरकर रख सकते हैं। हाँ, जगह जगह ठंडे पानी से भरे मिट्टी के मटके रख देंगे। अब झील की हवा इन गीले टाट से टकराएगी तो अंदर अपने आप ठंडी हवा का इंतजाम हो जाएगा और मटके भी हमारे घर को ठंडा करने में मदद करेंगे। बहुएं बिना देर किए कस्बे में जाती है और वहां से पुराने टाट और मटके खरीद कर लाती है। टाट के बोरों को गीला करके दीवारों पर लटकाया जाता है और बहुएं मटके में पानी भरकर चारों तरफ रख देती है। धीरे धीरे रसोई का तापमान बहुत कम हो जाता है और अंदर एक सुखद ठंडक फैल जाती है। अरे वाह दीदी, ये तो कमाल हो गया। बाहर जेठ की आग बरस रही है और हमारी रसोई में सावन जैसी ठंडक है। सचमुच बेटियों, तुम्हारी ये तरकीब काम आ गई। तुमने आखिर अपनी रसोई को ठंडा कर ही लिया। शाम को माधव और पांचों बेटे थके हारे लौटते हैं। जैसे ही वे रसोई के अंदर कदम रखते हैं, अंदर की ठंडक देखकर दंग रह जाते हैं। बहुएं चूल्हा जलाकर रात का भोजन तैयार कर रही हैं। इधर अजय चकित होकर गीले टाट को छूते हुए कहता है, ये तो सचमुच ठंडी रसोई बन गई है। तारा,
तुम लोगों की सूझबूझ का कोई जवाब नहीं। तभी विजय मटकी से ठंडा पानी निकालकर पीते हुए कहता है, आहा, ये पानी पीकर तो कलेजा ठंडा हो गया। इधर पांचों बहुओं ने मिलकर अपनी ठंडी रसोई के चूल्हे पर खाना तैयार कर लिया और सभी को लगा दिया। सभी खाना खाकर आराम करते हैं। अगले दिन माया झील के किनारे खड़ी होकर अपने पूरे परिवार से कहती है, पिताजी, झील के किनारे ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, हम यहाँ सब्जियों की भरपूर खेती कर सकते हैं। और मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करके उसमें से चप्पल, पर्स और काफी सारी चीजें बनाना जानती हूँ, जो सस्ती तो है ही, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ दे सकती है। हम सब मिलकर काम शुरू करेंगे तो बहुत जल्द हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। तुम लोग सही कहती हो। हम भाई बाहर मजदूरी करके घर का खर्चा संभालते हैं और तुम ये सारे व्यवसाय से जितनी हो सके हमारी मदद कर दो। पर इसके लिए बीज और बाकी चीजें भी तो लगेगी, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए मेरी चूड़ियां, परिवार की तरक्की से बढ़कर ये गहने नहीं है। पिताजी, मेरे पास ये चांदी की अंगूठी है, इसे भी बेच दीजिए। हम सब मिलकर इस ठंडी रसोई को अपनी खुशहाली का जरिया बनाएंगे। साक्षात लक्ष्मी आई है मेरे घर में। तुम्हारी ये मेहनत और त्याग कभी बेकार नहीं जाएगा। अब माधव अपने बेटों के साथ बाजार जाकर उनको बेच देता है और उनमें से खाद, बीज और भी जरूरत की चीजें लेकर आता है। तुम लोगों ने जो सामान मंगाया था मैंने सब कुछ ला दिया है, अब तुम लोग अपने काम में लग जाओ। सभी बहुएं सामान उठाकर अपने अपने काम में लग जाती है। किसी ने खेत की गुड़ाई की तो किसी ने बीज और खाद डाला, किसी ने गोबर के कंडे इकट्ठा करने में मदद की और धीरे धीरे ऐसे करते 3 महीने बीत गए। अब झील के किनारे टमाटर, मिर्च, धनिया, मूली और प्याज की भरपूर खेती लहलहा रही है। आज बहू ने अपने खेतों से सब्जी तोड़कर अपनी ठंडी रसोई में जाकर खाना बनाया। देखा, जरा उस बड़े पतीले में चूल्हे की आग धीमी कर। ठंडी रसोई में हवा इतनी बढ़िया चल रही है कि चूल्हे की आग सीधे पतीले को लग रही है। हाँ राधा दीदी, टमाटर और मिर्च की चटनी पकनी ही वाली है। आज माया खेतों से जो ताजे लाल टमाटर लाई है ना, उनकी खुशबू से तो भूख ही बढ़ गई है। खुशबू तो लाजवाब है, बस रोटियां भी जल्दी जल्दी सीख जाए। दीदी, इस ठंडी रसोई में तो हाथ खुद ब खुद तेज चलने लगते हैं। यहाँ गर्मी का नामो निशान नहीं है। तभी माला और तारा रसोई के अंदर बांस की एक बड़ी टोकरी लेकर आती है, जिसमें ताजी ताजी सब्जियां थी। बड़ी दीदी देखिए, आज की ताजा ताजा सब्जियां लेकर आए हैं। ये सब्जियां खाने में भी बहुत मीठी है। सचमुच माला, तुमने तो कितनी सारी सब्जियां उगाकर दिखा दिया। कमाल कर दिया तुमने। रेखा, चूल्हे पर तवा चढ़ाओ, अब रोटियां सेकने की बारी है। दीदी, बाहर खेती पूरी तरह तैयार है। अब जब इतनी सारी सब्जियां उग रही है तो मुझे लगता है हमें इन्हें बाजार में बेचने भी जाना चाहिए। तभी पांचों भाई घर के अंदर आते हैं। हम तो कब से तैयार खड़े हैं। हम कल ही इन सब्जियों को बाहर मंडी में बेचना शुरू कर देंगे। और गोबर से जो तुमने इतनी सारी चीजें बनाई है, इसे भी हम लोग मंडी में बेचेंगे। देखना, इन सब की मेहनत का सिक्का बाजार में जरूर चमकेगा। सभी बातें कर रहे थे, तब तक बहू ने खाना बनाकर सभी को परोस दिया। सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन गांव की औरतें मानवी और उसके परिवार से मिलने के लिए वहां आती हैं। बहुएं उन्हें अपनी रसोई में बिठाती है और खाना बनाने में लग जाती है। तभी भावना कहती है, अरे मानवी, ये क्या अजूबा है। चूल्हे जल रहे हैं फिर भी तुम्हारी रसोई में इतनी ठंडक है, जैसे कोई सावन का महीना चल रहा हो। काकी, ये सब मेरी इन बहुओं की समझदारी की वजह से। दीवारों पर गीले टाट लटकाए हैं और कोनों में ठंडे पानी के मटके और बाहर खेती लगा रखी है। इन सब के कारण झील के किनारे की रसोई बिल्कुल ठंडी है। तभी बहुएं अपनी रसोई में खाना बनाकर भावना और शोभना के सामने परोस देती हैं। ओहो, शहर के बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा स्वाद और ऐसी सुखद हवा नहीं मिलेगी। मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसी समझदार और कर्मठ बहुएं नहीं देखी। काकी, ये सब इस झील के साफ पानी और हमारी ताजी जैविक खेती की बदौलत है। आप लोग जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। हमारी ये ठंडी रसोई सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे गांव के मुसाफिरों के लिए हमेशा खुली रहेगी। मानवी, तेरी बहुएं तो साक्षात अन्नपूर्णा है। जहाँ भूख मरी थी, वहाँ इन्होंने अपनी बुद्धि से खुशहाली की ठंडी बयार बहा दी। खाना खाकर तारीफ करते हुए औरतें जाने लगती है। काकी, अगली बार अपने साथ पूरे मोहल्ले को लेकर आना। जरूर आएंगी बेटा। यहाँ का स्वाद ही ऐसा है कि खींचा चला आए इंसान।
वे चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और अजय, विजय और आकाश मंडी से लौटकर सीधे ठंडी रसोई के अंदर आते हैं। रसोई के शांत और ठंडे माहौल में आते ही भाइयों के चेहरों की थकान गायब हो जाती है। वे रुपयों की थैली माधव के सामने रखते हुए कहते हैं, पिताजी, आज मंडी में हमारी सब्जियां तो हाथों हाथ बिक गई। व्यापारियों ने हमारे माल की ताजगी देखकर सबसे ऊंचे दाम दिए। हाँ पिताजी, और ये गोबर की इतनी सारी चीजें देखकर तो लोग टूट पड़े थे। बहुएं भी ये सब देखकर खुश हो जाती है। धीरे धीरे अच्छी कमाई होने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। ऐसे ही एक दिन पांचों भाई घर आते हैं। तब विजय अपने माता और पिता से कहता है, मंडी का सबसे बड़ा व्यापारी तो हमारे माल का दीवाना हो गया है। कह रहा था सारा माल वही खरीदेगा। मेरे मालिक, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी बहुओं ने अपनी रसोई से ही मिट्टी को सोना बना दिया। मेरी बच्चियों, तुम लोगों ने जो अपने सुहाग के गहने दांव पर लगाए थे, आज उसकी कीमत वसूल हो गई। माँ जी, गहने तो सिर्फ शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। घर परिवार की खुशहाली ही एक औरत का असली श्रृंगार होती है। ये देख रहा था, तेरी पुरानी पायल से भी ज्यादा भारी और सुंदर पायल लाया हूं। अब इसे पहनकर इस ठंडी रसोई में छम करना। अरे वाह, अब तो खाना और भी तेजी से पकेगा। राधा दीदी की पायल अब इस ठंडी रसोई का नया संगीत बनेगी। और इस संगीत के पीछे तुम सबकी अटूट मेहनत छिपी है। बहुओं की समझदारी और भाइयों की कड़ी मेहनत से खेती और गोबर की चीजों का व्यवसाय खूब सफल रहा और परिवार की गरीबी दूर होने लगती है। झील के किनारे माधव और उसके बेटे एक मजबूत पक्का घर बनवा लेते हैं। पक्की रसोई के मुख्य द्वार पर सुंदर लकड़ी की नेम प्लेट लगी है, जिस पर लिखा है 5 बहुओं की ठंडी रसोई। बहुएं आज भी उसी अपनेपन से रसोई में 56 भोग तैयार कर रही हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हुए बात करता है। मानवी, मुझे आज भी याद है वो तूफान की रात जब हम बेघर हुए थे। मुझे लगा था हम सब भूख से मर जाएंगे। हाँ, लेकिन आज हमारी इन 5 बहुओं की एकता और समझदारी और कड़ी मेहनत ने हमें इस सुंदर घर और खेत का मालिक बना दिया। पिताजी, ये घर और ये रसोई सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है। ये हमारी बहुओं के त्याग, प्यार और हमारे पूरे परिवार की अटूट एकता का प्रतीक है। ये सब आपके आशीर्वाद और हमारी बहनों के अटूट विश्वास से मुमकिन हुआ है पिताजी।